ठीक है, लाइव ऑन हो गया है ना। तो भाई आज की कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करूं, सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास। इतिहास, तो जब भी हम इतिहास शब्द को सुनते हैं हमारे मन में एक बात आती है कि इतिहास क्या है। तो याद रखिए, अतीत काल से लेकर के वर्तमान काल तक की जानकारी देने वाला किताब, उस किताब को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, एक कहावत है, मर के क्या बन गया, इतिहास बन गया। गांधी जी मर गए, तो गांधी जी मरे हैं, ठीक है, उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। तो मर के क्या हुआ है, इतिहास बना है। ठीक है, तो ऐसा किताब जो अतीत काल से लेकर के वर्तमान काल तक की संपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करता है, उस किताब को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यार बात कर देते हैं इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता है हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ही पहली बार इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया था, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, वही से इतिहास के अध्ययन की जानकारी, ठीक है, अध्ययन की शुरुआत जो है होती। ठीक है, तो ये कॉमन बात है। अच्छा, इसके बाद एक और बात आती है कि इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत की अगर हम लोग बात करते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री या फिर सिर्फ हिस्ट्री, तो जब सोर्स की बात आती है तो तीन टाइप के हमारे पास सोर्स होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक सोर्स, दूसरा होता है साहित्यिक सोर्स, और तीसरा जो होता है विदेशी जो यात्री होते हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट होते हैं, वो उनके द्वारा लिखा गया कोई किताब। तो ये तीन सोर्स होते हैं इतिहास में, क्या, इतिहास की जानकारी को प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग इतिहास को शुरू करते हैं। लिपिबद्ध इतिहास को किया गया, इतिहास को क्या किया गया, लिपिबद्ध। तो लिपिबद्ध करने के आधार पर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को हम तीन सेगमेंट में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, किस आधार पर, लिपिबद्धता के आधार पर। यहां पे समझ लीजिए, लिपि के आधार पर हम लोग इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग ये कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। पहला जो सेगमेंट है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। यहीं पर दूसरा सेगमेंट आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा जो सेगमेंट है वो है ऐतिहासिक काल। तो लिपिबद्धता के आधार पर सबसे पहले आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को, इसी क्रम में आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर आएगा ऐतिहासिक काल। तो यार इतिहास को लिपिबद्ध किए जाने के आधार पर तीन भागों में हमने डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इतिहास का वो कालखंड जिस कालखंड की किसी प्रकार की जानकारी रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं होती, ठीक है, उस कालखंड के पूरे समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कालखंड जिस कालखंड की किसी प्रकार की लिखित जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, वो कालखंड क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो इतिहास का वो कालखंड जिस कालखंड में हमें लिखित
साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, रिटन एविडेंस तो हमको मिला, लेकिन उस रिटन एविडेंस को हम पढ़ अथवा समझ नहीं सके। इतिहास का वो कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल कहलाए। याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है जिस कालखंड में हमें रिटन एविडेंस मिला और हम उसको पढ़े और पढ़ करके समझ सके। इतिहास के इस कालखंड को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया। तो लिपिबद्धता के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्यैतिहासिक काल, और तीसरा जो सेगमेंट हमारे पास आता है वो ऐतिहासिक काल है। इसके बाद समय के अनुसार से समझ लेते हैं इतिहास को। समय के अनुसार से जब अगर हम देखेंगे तो प्रारंभ से लेकर के या आरंभ से लेकर के 2500 बीसी तक, 2500 ईसा पूर्व तक, यहां पे ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के क्या पूर्व के समय की बात कर रहा है। तो जब भी इतिहास आरंभ हुआ, जहां से भी इतिहास आरंभ हुआ, ठीक है, वहां से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले तक का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक के कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आता है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल की बात करते हैं तो ये 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले तक का जो समय है ये आपको आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से मिलेगा। आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से यहां से आपको जितनी भी जानकारियां हैं वो प्राप्त होंगी। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट है ऐतिहासिक काल, 1500 बीसी से आज तक, एट प्रेजेंट, मतलब अगर मैं बता रहा हूं 2024 तो 1500 बीसी से लेकर के आज तक की जो जानकारी है वो आपको ऐतिहासिक काल से प्राप्त होगी। इसी ऐतिहासिक काल को ठीक से समझने के लिए, इसी ऐतिहासिक काल को ठीक से समझने के लिए हम इसको 3 भागों में फिर से बांट देते हैं। और इन 3 भागों को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, समझा है और जाना है। इसका जो पहला भाग है वो प्राचीन काल कहलाता है। इसी का दूसरा भाग मध्यकालीन कहलाता है, जबकि इसका तीसरा भाग आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राचीन काल का जो समय है अगर आप देखेंगे 1500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक, एडी मतलब होता है ईसवी सन, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको ईसवी सन कहते हैं। जो कैलेंडर है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर पर बेस्ड है। और कैलेंडर की जो बातें हैं वो मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा ठीक से, ठीक है। अभी आप इसी को समझते चलिए। एडी का मतलब होता है क्या, ईसवी सन, और ईसवी सन का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जबकि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। मध्यकाल की जब बात करते हैं तो 712 एडी से 1707 एडी तक का जो टाइम पीरियड है वो मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और 1707 से लेकर के 1707 एडी से लेकर के आज तक का जो समय है, ठीक है, हम पढ़ते कब तक है 1947 तक, तो हम लोग 1947 ही लिख लेते हैं। तो आज तक की बात करेंगे तो भी ठीक है, 1947 की बात करेंगे तो भी ठीक है। यहां तक का जो इतिहास है वो क्या कहलाता है, आधुनिक काल
कहलाता है। ठीक है, देखिए तो ये तो फॉर्मेशन हो गया, कैसी कैसी चीजें आती है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को लेते हैं और प्रागैतिहासिक काल के बारे में बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। आइए, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल, ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये इतिहास का वह कालखंड है जिस कालखंड की किसी प्रकार की लिखित जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती। अगर अब हम सोचेंगे कि अगर लिखित साक्ष्य, लिखित जानकारी प्राप्त हमको नहीं होती तो यहां पर इतिहास लिखने के लिए साक्ष्य कहां से आया? तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल की संपूर्ण जानकारियां, इसकी जो जानकारी है वो पत्थरों से प्राप्त होती है, पाषाण से प्राप्त होती है। पाषाण से हमको जानकारी प्राप्त होती है किसकी? प्रागैतिहासिक काल की। तो याद रखिएगा, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पत्थरों के आधार पर विभाजित है। पत्थरों के आधार पर इसी प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया है। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है पूरा पाषाण काल। इसका जो दूसरा भाग है वो कहलाता है मध्य पाषाण काल। इसका तीसरा भाग उत्तर पाषाण, जबकि इसका जो चौथा भाग है वो नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा भाग हमारा उत्तर पाषाण काल, जबकि चौथा जो भाग है वो नव पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा। अब समझ लीजिए, सबसे पहले आपको समझना है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो ये इतिहास का वह समय है जिस समय मनुष्य पहली बार अस्तित्व में एज अ, ठीक है, ह्यूमन, एज अ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के फॉर्म में आया था। ठीक है, होमोसेपियंस क्या होता है? तो होमोसेपियंस वह मानव होता है जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो गई हो, उस मानव को हम होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मानव आए, ठीक है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ठीक है, ये सारे मानव थे, लेकिन इनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा मानव जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित हुई, उस मानव को आपने होमोसेपियंस के नाम से समझा। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है या फिर पूरा का पूरा जो इतिहास है वो होमोसेपियंस का इतिहास है, ना कि आदि मानव का। ठीक है, आदि मानव से ये जो मनुष्य था, ठीक है, वो क्या हो गया था? डेवलप कर गया था। अब ये सोचने समझने वाला मानव बन गया था। तो ये सोचने समझने वाले मानव का इतिहास है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, चाहे वो भारत के लिए हो, ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए, या फिर वो छत्तीसगढ़ के लिए हो, चाहे वो उड़ीसा के इतिहास के लिए हो, चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए हो, एक बात सब में कॉमन है कि ये जो पूरा पाषाण काल है, इस टाइम ड्यूरेशन में मनुष्य ने गोल और बड़े पत्थर, गोल और बड़े पत्थरों का प्रयोग किया। और समय व्यतीत हो जाने के बाद ये पत्थर टूटे आपस में, ठीक है, पत्थर टकरा टकरा के टूटे, और टूटने के बाद यही जो पत्थर थे वो, ठीक है, क्या
बिना पॉलिश के वाले औजार में बदल गए। पहले क्या करते थे ये लोग, बड़ा पत्थर लेते थे, जानवर को मारते थे, तो क्या होता था, जब जानवर को मारने के लिए पत्थर गिराते थे तो पत्थर दूसरे पत्थरों से टकरा के टूट जाता था, तो उससे जो अवशिष्ट निकलता था, उससे जो छोटा पत्थर निकलता था, ठीक है, तो वो बिना पॉलिश वाला पत्थर होता था, ठीक है। और इसी बिना पॉलिश वाले जो पत्थर थे, इसी को उन्होंने क्या बना लिया, औजार बना लिया, हथियार बना लिया। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर हैंड एक्स मतलब हाथ कुल्हाड़ी, हाथ कुल्हाड़ी, इसके अलावा खुरचनी, इसके अलावा बेधनी जैसे हथियार मिले हैं, ठीक है। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर जैसे, ठीक है, यहां पर वेपन्स आपको देखने को मिला है। अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की अगर बात करेंगे तो मद्रास के अतिरक पक्कम नाम का एक जगह है, वहां से रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक, ठीक है, एक इतिहासकार ने, ठीक है, एक पुरातत्ववेत्ता ने हथियारों को खोजा था, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो क्या क्या होता है उसको हम आगे चल के देखेंगे। तो ये पुरा पाषाण की बात कर रहे हैं। पुरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा था, उसका नेचर कैसा था, तो उसका नेचर था व्यवहार। मनुष्य का नेचर उस समय कैसा था, वो था शिकारी, ठीक है, क्या था, शिकारी। और साथ में वो गैदरर था, संग्राहक। अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो संग्राहक पहले आएगा, उसके बाद शिकारी आएगा। पहले मनुष्य क्या करता था, कंदमूल खोजता था, दिन भर खोज करके खाता था और खा करके रात में गुफा में सोता था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसने शिकार करना प्रारंभ किया। तो शिकारी बाद में आएगा, पहले आएगा खाद्य संग्राहक। तो आप लोग को मेजर समझना है कि पुरा पाषाण काल के दौरान जो मनुष्य था वो खाद्य संग्राहक था, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करके क्या बन गया, शिकारी बन गया। तो मनुष्य जब खाद्य संग्राहक था तो उसको किसी प्रकार के वेपन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो शिकारी बना उसे पत्थर या फिर पत्थर से बने औजारों की आवश्यकता होने लगी। और इस आधार पर हमने, ठीक है, डिवाइड किया है, डिनोट किया है किसको, पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब चले जाते हैं पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में हमको देखने को मिलता है, यहां पर पेज बदल लेता हूं मैं। मध्य पाषाण काल की जब बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में जब हम पाते हैं, ठीक है, तो ये जो औजार थे, ठीक है, जिनमें किसी प्रकार का कोई धार नहीं हुआ करता था, ठीक है, उस औजार में धार होने लगा है। इससे पहले जो औजार थे पत्थर के वो बड़े बड़े होते थे, अब वो औजार क्या होने लगे, छोटे होने लगे। इसलिए इतिहास में इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना गया है, माइक्रोलिथिक एज के नाम से इसे बताया गया है, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, एज मतलब काल, तो छोटे पत्थरों का काल। और कैसे छोटे पत्थर, धारदार छोटे पत्थर। तो पुरा पाषाण काल में पत्थर बड़े थे, मध्य पाषाण काल में पत्थर क्या हो गए, छोटे हो गए। साथ ही साथ बदलाव हुआ। पहला बदलाव तो आपने देख लिया है, छोटे पत्थरों का काल है ये। साथ में जो दूसरा बदलाव है, इन्होंने पशुपालन को प्रारंभ किया है। क्या किया है, पशुपालन को प्रारंभ किया है। और पशुपालन को प्रारंभ करने के साथ साथ इन्होंने अस्थायी कृषि को भी प्रारंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्थायी कृषि।
अस्थायी कृषि, इस अस्थायी कृषि को झूम खेती या फिर झूमिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो झूम खेती है एट प्रेजेंट टाइम पे भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। इस बार सीजीपीएससी प्री के क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिला था। तो याद रखना, मध्य पाषाण काल के दौरान ही अस्थायी खेती प्रारंभ हुई। तो मध्य पाषाण काल के दौरान 3 बदलाव हुए। आप देखेंगे छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा, दूसरा पशुपालन प्रारंभ होने लगा और अस्थायी कृषि लोग करने लगे। ठीक है, तो ये बदलाव थे। ठीक है, भारत में अगर इसके स्थल की बात करेंगे तो राजस्थान में आदमगढ़, बागौर, प्रतापगढ़ जैसे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि भारत के होंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ के स्थलों को। मध्य पाषाण काल के बाद अगर हम चले उत्तर पाषाण काल, तो आप सोचेंगे उत्तर पाषाण क्या है। तो ये उत्तर पाषाण काल, ठीक है, एक विभिन्न काल है, एक विशिष्ट काल है भी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ खुद विशिष्ट है तो इसके पास एक विशिष्ट काल होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं बताया गया है। ठीक है, इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं बताया गया है, लेकिन ये एक काल है। और यहां पर इस काल के दौरान भी मनुष्यों ने, ठीक है, पहाड़ों में अपना समय व्यतीत किया। क्या क्या किया उन चीजों को देखेंगे बाकी। ठीक है, पूरे एरिया में कोई चेंजेस, बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, उत्तर पाषाण काल के बाद आप देखोगे नव पाषाण काल। ये नव पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज कहते हैं। नव पाषाण काल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहां पर छिद्रित धन औजार, औजार कहते हैं लगे छिद्रित धन औजार। अब ये छिद्रित धन औजार क्या है ये सोचेंगे, तो ये जो औजार है इसमें पहले तो पत्थर के कुछ भी बने होते थे। जैसे कि मान लिया जाए ये पत्थर है तो इसमें लगा दिया है क्या, पत्थर में छेद करके लकड़ी। ठीक है, क्या लगा दिया है, लकड़ी। पहले जो पुरा पाषाण काल में हमारे पास हथियार था वो केवल ऐसे था, तो यहां पर इसको हम लोग पकड़ते थे और ऐसे काटते थे। लेकिन अब इसमें क्या लगा दिया गया है, लकड़ी लगा दिया गया है, हत्था लगा दिया गया है। अब इस लकड़ी को पकड़ करके हम क्या कर पाएंगे, किसी भी चीज को काट पाएंगे। तो ये बदलाव हुआ है। अब औजार कैसे होने लगे, छिद्रित जो है धन औजार आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बदलाव है, स्थायी निवास। और स्थायी निवास का कॉन्सेप्ट कहां से आया इनके पास, स्थायी कृषि से आया। जब वो एक ही जगह कृषि करने लगे तो एक जगह बस गए। पहले वो अस्थायी कृषि करते थे, तो क्या पहले वो अस्थायी कृषि करते थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, स्थायी कृषि कर रहे हैं। और स्थायी कृषि कर रहे हैं तो क्या होगा, वो एक ही जगह पर रहेंगे। कहां पर रहेंगे, एक ही जगह पर। इसके बाद जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, उन बदलावों में आपको मिलेगा कि यहां पर पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार, साथ ही साथ आविष्कारों की बात करेंगे तो पहिए से निर्मित गाड़ी का आविष्कार, और इसका जो महत्वपूर्ण आविष्कार था मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन निर्माण प्रारंभ हुए थे। मिट्टी के बर्तनों के निर्माण प्रारंभ हुए थे नव पाषाण काल में। अब आपको ध्यान से समझना है चीजों को। एक बार हम फिर से पूरा पाषाण काल की ओर जाते हैं और छत्तीसगढ़ से क्या क्या साक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिला है उन सभी चीजों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम डील करेंगे नव पाषाण काल, सॉरी
पूरा पाषाण काल छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों पर आगे चले। मैं आपको बता देता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सेपरेट बैच है और छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये जो बैच है आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। YouTube पर ये मिल जाएगा आपको। और ठीक है, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो एनरोल करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7470721557 पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से यदि आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आधार IAS एकेडमी बिलासपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहली बात यहां पर जो बात आती है पुरातत्ववेत्ता की। ठीक है, तो कोई ना कोई पुरातत्ववेत्ता रहा होगा जिसने इसकी शुरुआत करी होगी, है ना। तो पूरा पाषाण काल, इसके जो पुरातत्ववेत्ता है, चूंकि ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा, इसके जो पुरातत्ववेत्ता है, छत्तीसगढ़ के पहले पुरातत्ववेत्ता है, इनका नाम है लोचन प्रसाद पांडे। क्या नाम है इनका? लोचन प्रसाद पांडे। और इनको आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, आंख से देखेगा किसको? नाटक को। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? नाटककार भी है। अगर आपके पास बात करेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार की, किसकी बात करेगा? छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार की, तो आप याद रखना इसमें नाम आएगा बाबू रेवाराम। और ये जो बाबू रेवाराम थे रतनपुर के निवासी थे। ये पूछ रहा है हर बार प्रश्न में। इसके बाद अगर बात करेगा शैल चित्रों की खोज, किसकी बात करेगा? शैल चित्रों की खोज। तो आपके इसके लिए याद रखना है शैल चित्रों की खोज। पहली बार छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज करी है एंडरसन। किसने करी है? एंडरसन। और इस एंडरसन ने 1910 में पहली बार छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों को खोजा है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण कालीन छत्तीसगढ़ में जो पहला स्थल है उसका नाम है सिंघनपुर की गुफा। और ये जो सिंघनपुर की गुफा है वो रायगढ़ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बात है कि इसे भारत का भीमबेटका भी कहा जाता है। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा पूरा पाषाण काल का पहला स्थल है। याद रखिएगा, यहां से आप देखते चलिए सिंघनपुर की गुफा कहां है? सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में। सिंघनपुर की गुफा कहां है? रायगढ़ में है। तो सिंघनपुर की गुफा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। और याद रखना ये जो सिंघनपुर की गुफा है रायगढ़ के चवर ढाल की पहाड़ियां, एक्चुअल में अभी जो चवर ढाल की पहाड़ी है रायगढ़ और सारंगढ़ दोनों सेगमेंट में है। रायगढ़ और सारंगढ़ दोनों सेगमेंट में फैला हुआ है चवर ढाल की पहाड़ी। तो चवर ढाल की पहाड़ी के
गिरिपाद में स्थित है। इस बात को याद रखना, चौवर ढाल की पहाड़ी की गिरिपाद पर स्थित है। और पहली बार अगर देखेंगे इसके खोज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी की खोज करी थी किसने? मिस्टर एंडरसन ने। कब खोजा था? 1910 में खोजा इसको एंडरसन ने था, लेकिन अध्ययन इसका अमरनाथ दत्त ने किया था। तो इस बात को याद रखना, इसके जो खोज करता है वो है एंडरसन। कब खोजा है? 1910 में। लेकिन अध्ययनकर्ता की जब बात करेगा, अध्ययनकर्ता तो नाम आएगा अमरनाथ दत्त का। क्या नाम आएगा? अमरनाथ दत्त का नाम आएगा किसमें? अध्ययनकर्ता में। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। अच्छा, इसके बाद अगर आप याद रखेंगे इन चीजों को, इसके बाद आप समझेंगे कि ये जो शैल चित्र है, ठीक है, ये सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र आपको मिलेंगे, ये जो शैल चित्र है मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र के समान। यहां पर आपको क्या मिलेगा? शैल चित्र मिलेगा। किसकी प्राप्ति होगी? शैल चित्रों की प्राप्ति। और ये शैल चित्र कैसे होंगे? मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र के समान। मैक्सिको में जैसा शैल चित्र मिला था और स्पेन में जैसा शैल चित्र मिला था, उसी के जैसा है। ठीक है, उसी के जैसा शैल चित्र मिला है। कहां से? सिंघनपुर की गुफा से। और याद रखना, ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई जो शैल चित्र है, इससे भी ये क्या रखता है? समानता रखता है। ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्र से समानता। अच्छा, शैल चित्र में स्पेशली बात करेगा तो ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्र कहना, लेकिन अगर बात करेगा मैक्सिको और स्पेनिश शैल चित्र, तो एक्चुअल में ये शैल चित्र में क्या है? मूर्तियां बनी हुई, मूर्तियां हैं। मूर्तियों की जो आकृतियां हैं, ठीक है, वो क्या है? मैक्सिकन और स्पेनिश जैसे, लेकिन जो चित्र बने हैं वो कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई। चित्र में क्या क्या मिला है? क्या चित्र है भाई आखिर? तो चित्र है छिपकली का। किसका चित्र है ये? छिपकली का। छिपकली के अलावा है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल है। और घड़ियाल के अलावा है शिकार करता मनुष्य। और इसमें दो चित्र है, एक तो हिरण है और एक है चूहा। तो ये शैल चित्र आपको देखने को मिलेंगे। कहां से? सिंघनपुर की गुफा से। याद रखना, ये जो शैल चित्र बने हैं, इन शैल चित्रों में पेंटिंग की गई है। क्या की गई है? पेंटिंग की गई है, चित्रकारी, रंगीन किया गया है, रंगा गया है। तो इसको रंगने के लिए लाल और गेरुआ,
दो प्रकार के रंगों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। किसे रंगने के लिए, सिंघनपुर की गुफा में स्थित चित्रकारी को रंगने के लिए। तो ये तो पहला स्थान हुआ सिंघनपुर की गुफा, और ये जो सिंघनपुर की गुफा है इसे भारत का भीमबेटका कहा जाता है, क्योंकि पहली बार यहां पे शैल चित्र देखने को मिला। ठीक है, और पहली बार, ठीक है, क्या प्रागैतिहासिक काल के, पूरा पाषाण काल के पहले स्थल के रूप में से खोजा गया। तो सिंघनपुर की गुफा के बारे में आप लोग को बात याद रखना है कि ये रायगढ़ में है, रायगढ़ और सारंगढ़ के बीच में, चवर ढाल की पहाड़ियां, चवर ढाल की पहाड़ियों के गिरिपाद में। दूसरा खोजा है इसको 1910 में एंडरसन ने, अध्ययन इसका किया है अमरनाथ दत्त ने। याद रखना है इसमें जो मूर्तियां हैं, स्ट्रक्चर की अगर बात करेगा तो मूर्तियों की बात करेगा तो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियां यहां पर देखने को मिलेंगी उस टाइप की, और अगर बात करेगा चित्रों की तो ऑस्ट्रेलियाई चित्रों से समानता देखने को मिलेगा। चित्र कौन कौन से हैं, तो चित्र कौन कौन से हैं इनमें आप देखोगे, घड़ियाल है, छिपकली है। घड़ियाल को कुछ लोग, ठीक है, लिजार्ड वगैरह कहते हैं, ठीक है, या फिर जो विष खोपड़ा वगैरह आता है उसके हिसाब से डिनोट करते रहते हैं, तो वो एक्चुअल में छिपकली है, तो उसके लिए आपको ज्यादा डाउटफुल नहीं होना है। तो छिपकली, घड़ियाल, आखेट करता हुआ मनुष्य, हिरण और चूहा। मनुष्य के हाथ में धनुष और बाण है शिकार करने के लिए, वो आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त पुरापाषाण काल के अन्य स्थलों की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अन्य स्थलों की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गिधा, सोनबरसा या फिर सोमबरसा, छापा मारा, भंवरखू, ओंगना, लेखा भाड़ा, कर्मागढ़ और बोतलदा। बोतलदा के बारे में याद रखना, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा। सबसे प्राचीन गुफा की अगर बात करेगा बेटा तो ये है बोतलदा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है बोतलदा के बारे में, ये सबसे लंबी गुफा भी है। सबसे लंबी गुफा की अगर बात करेगा, सबसे लंबी गुफा की अगर बात करेगा तो भी बोतलदा आएगा, और सबसे प्राचीन गुफा की अगर बात करेगा तो भी ये आएगा क्या, बोतलदा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग चलते हैं कहां, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में छत्तीसगढ़ से जो स्थल मिले हैं उसमें एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कबरा पहाड़। क्या नाम है, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहां है, तो रायगढ़ में है। क्यों इंपॉर्टेंट है कबरा पहाड़, तो याद रखना इस कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक शैल चित्र, सर्वाधिक शैल चित्र आपको कहां से देखने को मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक शैल चित्र मध्य पाषाण काल में स्थित स्थल कबरा पहाड़ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर जो शैल चित्र मिले हैं वो करेक्ट लाल रंग के हैं। यहां पर जो शैल चित्र है वो लाल रंग का है, लाल रंग की।
और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है शैल चित्रों में, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, घड़ियाल, छिपकली, कुल्हाड़ी, ठीक है, जैसे यहां पर शैल चित्र देखने को मिला है। यहां पर कुल्हाड़ी का चित्र, छिपकली, घड़ियाल, ये सभी के शैल चित्र आपको देखने को मिलेंगे। कहां? मध्य पाषाण काल के स्थल कबरा पहाड़ से। तो कबरा पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि सबसे ज्यादा शैल चित्र यहां से मिला है। अन्य स्थलों की अगर हम बात करेंगे तो अन्य स्थलों की संख्या बहुत ज्यादा है, एक एक करके देखते हैं। तो इसमें आएगा क्या? कालीपुर। क्या क्या आएगा? कालीपुर। कालीपुर के बाद आएगा खड़ग घाट। खड़ग घाट। खड़ग घाट के बाद घाट लोहान, भातेवाड़ा, राजपुर, ठीक है, ऐसे गढ़ घोघरा, कालीपुर, खड़ग घाट, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, गढ़ घोघरा, राजपुर, ये सारे के सारे बस्तर में। ये सारे के सारे कहां हैं? बस्तर में है। इधर भी ये सारे के सारे कहां हैं? बस्तर में, ठीक है, ये सारे स्थल, ठीक है। कौन कौन सा? कालीपुर, खड़ग घाट, भातेवाड़ा, घाट लोहान, गढ़ घोघरा, इसी प्रकार से गढ़ चंदेला, ठीक है, गढ़ चंदेला, ये सब जो स्थल है वो सब कहां है? बस्तर में है। और बस्तर में ये सब क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर पाषाण काल, ठीक है। किसको देखेंगे? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में हमको चित्रकारी मिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित धनपुर नाम के स्थान से, ठीक है। एक जगह है धनपुर, और ये जो धनपुर है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में, गौरेला पेंड्रा मरवाही का स्थान है धनपुर। और धनपुर से आपको देखने को मिलेगा क्या? मानव आकृतियों का चित्रण। मतलब यहां पर जो पेंटिंग हुई है उसमें मानव आकृतियों का क्या है? क्या भाई? पेंट है। मानव आकृतियों का चित्रण अगर आपको देखना है तो आपको मिलेगा कहां से? धनपुर से, ठीक है। इसके अलावा एक और दूसरा स्थल है, इसका नाम है महानदी की घाटी। इसी को, ठीक है, क्या कहते हैं? मांड नदी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड नदी घाटी। मांड नदी घाटी, और ये रायगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? रायगढ़ में। और तीसरा जो स्थल है इसका नाम है धनपुर। और ये जो धनपुर, सॉरी, ये जो धनपुर है ये है बस्तर में। क्या है? बस्तर में। इसके अलावा एक स्थल है, इसका नाम है बोनटीला। क्या नाम है? बोनटीला। तो बोनटीला है राजनांदगांव। तो तीन स्थल जो प्रमुख रूप से देखा जाएगा यहां पर, जिसमें पहला होगा धनपुर। धनपुर कहां होगा? गौरेला पेंड्रा मरवाही में, मांड नदी की घाटी रायगढ़ में, और बोनटीला जो होगा कहां होगा? रायगढ़ में। सॉरी, बोनटीला जो होगा वो कहां होगा? राजनांदगांव में। राजनांदगांव की इस बोनटीला से, राजनांदगांव के इस बोनटीला से आपको देखने को मिलेगा कराघातक, मतलब हथौड़ा, हैमर। राजनांदगांव के इस बोनटीला से आपको देखने को मिलेगा कराघातक, मतलब हथौड़ा। और इसके अलावा एक पत्थर और लकड़ी का हथियार।
पत्थर और लकड़ी का एक हथियार मिलेगा, साथ ही साथ कड़ा घातक मिलेगा जिसे हथौड़ा की संज्ञा आप देंगे। तो उत्तर पाषाण काल में कह सकते हैं कि इनकी जो चित्रकारी थी, क्या थी इनकी चित्रकारी थी, उनमें क्या हुआ बदलाव हुआ, चित्रकारी अच्छी होती गई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कहां, नव पाषाण काल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है ये नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में क्या क्या बदलाव हुए देखते हैं। आप सभी को पता है नव पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया भैया, स्थायी रूप से निवास किया, स्थायी रूप से उसने कृषि किया। इससे पहले वो पशुओं का पालन कर रहा था, इसलिए पशु की गाड़ी के लिए पहिया उसने बनाया। ठीक है, इसके साथ साथ उसने बर्तनों के निर्माण की शुरुआत करी। नव पाषाण काल में ये सारे चेंजेस हुए। ठीक है, तो नव पाषाण कालीन स्थल की अगर बात करेंगे तो पहला स्थल आपको देखने को मिलेगा चितवा डोंगरी। कौन सा स्थल मिलेगा, चितवा डोंगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इसका नाम है क्या, चितवा डोंगरी। और ये जो चितवा डोंगरी है ये बालोद में, कहां है भाई चितवा डोंगरी, बालोद में है। और याद रखना भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र ये दो लोगों ने मिलकर के इसको क्या किया है, खोजा है। ठीक है, चितवा डोंगरी ये बालोद में है। खोजकर्ता की बात करेंगे तो भगवान सिंह बघेल और याद रखना रामेंद्र नाथ मिश्र, ये दो लोगों ने मिलकर के खोजा है। मिला क्या है यहां से, तो यहां से मिला है 27 ड्रैगन की आकृति वाले गुफा के साक्ष्य। ठीक है, 27 शैल चित्र मिले हैं। कितने शैल चित्र मिले हैं, 27 प्राप्त हुआ है हमको, 27 शैल चित्र। क्या प्राप्त हुआ है, 27 शैल चित्र प्राप्त हुआ है। और उसमें ड्रैगन की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी है, ड्रैगन की आकृति बनी है 27 शैल चित्रों में। समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो स्थान है वो है अर्जुनी। अर्जुनी और अर्जुनी ये दुर्ग में है। और इस अर्जुनी से हथौड़े के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। हथौड़े के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे अर्जुनी से। टेरम, टेरम जो कि रायगढ़ में है। तीसरा स्थल है टेरम, टेरम जो कि क्या है, रायगढ़ में है। यहां से आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चलेगा आपका क्या, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में आपने देखा है, ठीक है, हमारा क्या हुआ, विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है उसको मैंने समझाया है। कौन कौन से स्थल हमको मिले हैं, जैसे कि पहला स्थल हमारा चितवा डोंगरी है, दूसरा स्थल हमारा अर्जुनी है और तीसरा है हमारा टेरम। ये सब क्या है, नव पाषाण कालीन स्थल है। आपसे अगर पूछे इनमें से कौन सा नव पाषाण कालीन स्थल है तो आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे कि ये स्थल किस जिले में स्थित है तो भी आपको उसमें आंसर देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न में क्वेश्चन आती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका समाप्त हो चुका है क्या, पाषाण काल, जो कि अहम हिस्सा है किसका, प्रागैतिहासिक काल का। तो प्रागैतिहासिक काल का ये पहला हिस्सा था जिसे पाषाण काल के नाम से जान रहे थे। प्रागैतिहासिक काल का एक दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से को हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किसको,
प्रागैतिहासिक काल के दूसरे भाग को। ताम्र पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज की जब बात करते हैं तो हम पहली बार देखते हैं कि 5000 बीसी में पहली बार तांबे की खोज की गई। 5000 बीसी में पहली बार तांबा खोजा गया और तांबा पहला धातु है जिसे क्या किया गया, खोजा गया, खोज किया गया। तो पहला धातु कौन सा है जिसका खोज किया गया, तो तांबा है। भारत में किस धातु की सबसे पहले खोज किया गया, तो वो है तांबा। और तांबे की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, तांबे के कारण ही इस टाइप का नाम क्या है, इस युग का नाम है ताम्र पाषाण युग या फिर ताम्र पाषाण काल। क्योंकि इस समय में पत्थर के साथ साथ तांबे को मिला करके क्या किया गया, वेपन तैयार किया गया, हथियार तैयार किया गया। तो ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, तांबे और पत्थर को मिला करके और पत्थर को मिलाकर हथियार निर्माण किया गया। तांबे और पत्थर को मिलाकर के क्या किया गया, हथियार का निर्माण किया गया। इसीलिए इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। याद रखना, ताम्र पाषाण काल का जो महत्वपूर्ण कलाकृति है या फिर जो महत्वपूर्ण, ठीक है, साक्ष्य है, वो है महापाषाण स्मारक। ये जो महापाषाण स्मारक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। किसका साक्ष्य है भाई, ताम्र पाषाण काल का। और याद रखना, महापाषाण स्मारक क्या होता है, जब कोई मर जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर बड़े बड़े शिलाखंडों को रख दिया जाता है। इसी शिलाखंडों के एक ढेर को महापाषाण स्मारक कहा जाता है। और याद रखना, 500 महापाषाण स्मारक हमारे जो दो इतिहासकार है, जे.आर. कांबले और रामेंद्र नाथ मिश्र ने खोजे हैं। तो याद रखना इस बात को, 500 स्मारक खोजा गया। जे.आर. कांबले कौन है, जे.आर. कांबले, और दूसरे यहां पर जो दूसरे हैं उनका नाम है रामेंद्र नाथ मिश्र। इन दोनों ने मिलकर के 500 स्मारक खोजे हैं, 500 महास्मारक, महापाषाण स्मारक खोजे। कहां से खोजे हैं, तो स्तर देखते हैं। तो इसमें आएगा बालोद। बालोद में आपको देखने को मिलेगा करही भदर। बालोद में क्या मिलेगा, करही भदर। दूसरा मिलेगा चिर चारी और तीसरा मिलेगा सोरण। करही भदर, चिरचारी और सोरण, 3 आपको मिलेंगे नाम कहां पर, बालोद में। ठीक है। और बालोद के जो महापाषाण स्मारक है, इनका उत्खनन किया था मोरेश्वर दीक्षित और, ठीक है, क्या एक ही थे, मोरेश्वर दीक्षित ने इनको खोजा था। इसको खोजा था मोरेश्वर दीक्षित ने। मोरेश्वर दीक्षित ने खोजा था बालोद के इन स्थानों। दूसरा है हमारा कोंडागांव। कोंडागांव में गढ़ धनोरा, कोंडागांव को भी मिलेगा। कोंडागांव में जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो है गढ़ धनोरा। यहां से महापाषाण स्मारक के साक्ष्य मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा नाम है रायगढ़। रायगढ़, और रायगढ़ में है फरसियां।
और खरसिया के पास एक जगह है छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, साक्ष्य देखने को मिलेगा महापाषाण स्मारक। ठीक है, इसी टाइम पे ताम्र लौह युगीन काल भी आया। ठीक है, और ताम्र पाषाण से फिर हथियार बनने लगे, वो सारी चीजें ठीक है आने लगी, जिसकी कक्षाओं की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही देखेंगे, मिलेंगे कल।